शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। जो कार्यकर्ता है वो तो अपना काम करा लेंगे, लेकिन आम शिक्षक कहां जाएगा? सवाल यह है, क्यों नहीं शिक्षक ये फैसला कर लेते कि हम किसी राजनेता के यहां हाजिरी नहीं लगाएंगे, सरकार को प्रक्रिया के तहत तबादला करने को मजबूर करेंगे। ये तो आप संगठन चलाते हैं, ये तो आप करिए। क्यों आप जाते हैं, क्यों चक्कर लगाते हैं, क्यों इस तरह की इमेज बनाते हैं कि आप भी राजनेताओं के पिछलग्गू होते जा रहे हैं? थर्ड ग्रेड के लिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए आप प्रिंसिपल्स के, लेक्चरर्स के, सेकंड ग्रेड के टीचर्स के ट्रांसफर लगातार करते हो। इनके साथ में सौतेला व्यवहार क्यों? ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी आपको मजबूरी है जिसमें आप इनके रेगुलर ट्रांसफर नहीं करते हो? आपको क्या लगता है सरकार की क्या मजबूरी होगी? आप बताएं। जो भी कोई मजबूरी हो, हम तो कहना चाहेंगे कुछ भी मजबूरी हो, हमारा काम, हमारी मांग पूरी हो। यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक का ट्रांसफर सरकार को घोषित करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। और माननीय मंत्री जी से की अगर बस की बात नहीं है तो वो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने स्तर पर इस मामले को करें। लेकिन बादलों के मौसम में तबादलों की आस लगाए बैठे जो शिक्षक हैं, उन पर सरकारी फरमान की ऐसी बिजली गिरी है कि पिछले 3 साल से अपने इच्छित स्थान पर जो तबादला चाहने की इच्छा कर रहे थे, उनकी उम्मीदें भी स्वाह हो गई। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को सिर्फ अध्यापक के नाम से संबोधित कर उनके प्रति सम्मान जताने का जो दावा कर रही है सरकार, उसकी जो तबादला नीति है, जिसको वो कह रही है बार बार कि वो तबादला नीति बन के तैयार है, वो न जाने कौन से 7 तालों में बंद है कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। इन शिक्षकों के साथ ये मजाक कोई पहली बार हुआ है, ऐसा भी नहीं है। पिछले साल भी शिक्षा विभाग ने बाकायदा तबादला आवेदन मांगे और एन मौके पर यह कह दिया कि भविष्य में तबादले एक तय नीति बनाकर ही होंगे। हालत यह है कि पिछले 12 साल में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले एक बार 2010 में कांग्रेस की सरकार ने किए और 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। पिछले साल जब कांग्रेस की सरकार ने थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगे तो बाद में यह बहाना बनाया कि तबादला नीति तैयार नहीं है, इसलिए तबादले अभी फिलहाल नहीं होंगे और इस चक्कर में ये तबादले भी अटक गए। आपको बता दें कि मौजूदा जो कांग्रेस सरकार है, उसने पूर्व शिक्षा निदेशक ओंकार सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को विभिन्न राज्यों की तबादला नीति का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी। सरकार को ओंकार सिंह जी ने रिपोर्ट सौंप भी दी, लेकिन डिजायर की आंधी ऐसी चली कि यह रिपोर्ट न जाने कहां उड़ गई। तबादला नीति बनाने की जो कवायद है वो शिक्षा विभाग में कोई आज की बात नहीं है। 90 के दशक से शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर के घालमेल चल रहा है। कभी कोई कमेटी बनती है, कभी कोई कमेटी बनती है। पूर्व आईएएस मंगल बिहारी अब दिवंगत हो गए, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। तत्कालीन सरकार की पहल पर इस कमेटी ने ऐतिहासिक सिफारिशें की, लेकिन जो पॉलिटिकल रिजल्ट का हम आकलन करते हैं, उस रिजल्ट का नतीजा ये निकला कि इस पॉलिसी को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद शिक्षाविद अनिल बोरदिया की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसका भी हाल ऐसा ही हुआ। पिछली जो बीजेपी की सरकार है, उसने तो बाकायदा मंत्रिमंडलीय समिति बना दी थी तबादला नीति बनाने के लिए, और इसकी जो सिफारिशें थी वो भी उन फाइलों में दब गई, जिसको हम कहते हैं लाल फीता स्याही। प्राइम टाइम में आज हम तबादलों को लेकर बनने वाली नीति व सरकार की नीयत दोनों पर बात करेंगे। बात यह भी करेंगे कि आखिर शिक्षकों के लिए जो तबादलों का इंतजार है उसकी इंतहा क्यों हो रही है। बात यह भी करेंगे कि तबादलों में ही उलझे रहने वाले शिक्षकों से आखिर बेहतर पढ़ाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है। सवाल यह भी उठाएंगे कि क्या चुनाव नजदीक आने के कारण सरकार तबादला रूपी इस बर्र के छत्ते में हाथ डालने से घबरा रही है। प्राइम टाइम में चर्चा के लिए हमने आज कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को तो बुलाई है, साथ ही साथ उन शिक्षकों को भी बुलाया, खासतौर से महिला शिक्षक प्रतिनिधियों को भी, जिनको सचमुच तबादलों की पीड़ा है। पहले हम मौजूद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और उसके बाद हम इस अहम मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नारायण सिंह जी राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जुझारू शिक्षक नेता हैं और शिक्षकों के मसले को लेकर लगातार आवाज उठाते रहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ऋतुरानी शर्मा मौजूद है। शिक्षा विभाग ने उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए इनको राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया है और अभी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने के लिए इन्होंने अपना आवेदन कर रखा है। बहुत उम्मीद है कि ऐसे शिक्षक जिनको रहता है कि तबादलों की जो आंधी है वो इस तरह नहीं उड़नी चाहिए कि शिक्षकों की जो उम्मीदें हैं वो ही धराशायी हो जाए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मुराद अली जी मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रतीक सिंह जी मौजूद हैं। इन चारों प्रतिनिधियों से हम बारी बारी से सवाल करेंगे और सवाल इसलिए भी करेंगे क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, सवाल इसलिए भी करेंगे क्योंकि विपक्ष में प्रतिपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। तो चर्चा हम ये भी करेंगे कि आखिर शिक्षकों को इस तरह से बेचारा क्यों बनाया जा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले ऋतुरानी जी के पास आएंगे। ऋतुरानी जी, आप तो महिला हैं, आप पुरस्कृत शिक्षक भी हैं और आप एक आदर्श शिक्षक भी हैं। ऐसे में शिक्षकों की जो समस्या है, खासतौर से जिस तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बात हो रही है, जो मुद्दा है वो यही है कि बार बार इस श्रेणी के शिक्षकों के तबादले क्यों अटक जाते हैं, क्यों नहीं लंबे समय से इंतजार करने वाले शिक्षकों की आवाज को सुना जाता है। क्या कहेंगे?
सर मैं तो इतना ही कह सकती हूँ जी। कि सरकार अगर इसी प्रकार से अपन काम करें और हर बार महिलाएं जो बेचारी इतनी दूर दूर जा रही हैं, आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोदी में ले रखा है, क्या वो आजीवन भर प्रतिबंधित जिलों में ही रहेंगी? क्या वो अध्यापक जो अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं वो अध्यापक वहीं रहेंगे क्या? क्या उनके लिए कोई रोस्टर प्रणाली बनेगी या नहीं बनेगी? हम तो केवल एक यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो विडो महिलाएं हैं, जो विकलांग हैं, जो असहाय हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, वो अपने सास ससुर की सेवा भी करें, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करे। वो एक महिला है, उसके बाद 2 परिवार का दायित्व रहता है। वो एक बार जैसलमेर जाएगी, फिर वो भरतपुर आएगी या फिर वो जालौर जाएगी, तो ये कब तक उसके लिए चक्कर चलेगा? लगाने की मजबूरी होगी। ऋतुरानी जी, बात ये भी करेंगे कि कम से कम जो पुरस्कृत शिक्षक हैं, जिसमें आप जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, हाँ। सरकार बार बार कहती है कि हम उनको ट्रांसफर पॉलिसी में सबसे ऊपर रखेंगे और उनके इच्छित स्थान पर रखेंगे। नहीं आपको सर, लगता है कि ऐसा सब कुछ हो तो रहा है? ट्रांसफर पॉलिसी के लिए हमारे जो बुजुर्ग नेता हैं जी। है ना, वो बहुत बार बार प्रयास कर रहे हैं कि उस पॉलिसी के अंदर हम लोगों को इच्छित स्थान दिया जाए, लेकिन हमारा तो अभी तक कोई ऐसा डिसीजन हुआ नहीं। और जो हमारे हाउसिंग बोर्ड के लिए गहलोत सर ने जो घोषणाएं की थी वो भी हमारी आज तक पूरी नहीं हुई है, पेंडिंग है। वो 1 साल पहले उन्होंने बिरला ऑडिटोरियम में ये घोषणा की थी कि पुरस्कृत शिक्षक जो स्टेट लेवल के हैं, राष्ट्र वालों को तो मिलता ही है, लेकिन मैं अपने यहाँ पर पुरस्कृत स्टेट वालों को भी हाउसिंग बोर्ड के थ्रू उनको मकान जी। चलिए मैं आऊंगा ऋतुरानी जी, मैं नारायण सिंह जी के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के पास आऊंगा, प्रतीक सिंह जी के पास। प्रतीक जी, सारी चीजें आपने सुनी, खासतौर से ऋतुरानी जी ने अपनी बात कही और इन्होंने इस बात को जोर देके कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की जो उसकी पॉलिसी उस ठंडे बस्ते में ही पड़ी हुई है। बार बार सरकार कहती है, आपके मंत्री कह चुके, बीडी कल्ला कह चुके कि इस बार पॉलिसी से तबादले होंगे, लेकिन वो गई कहां? कौन से संदूक में बंद कर रखी है आपने पॉलिसी? प्रतीक जी। तो पॉलिसी कोई संदूक में बंद नहीं है। हमें शिक्षकों की जो पीड़ा है उससे बखूबी हम लोगों को पता है कि उनकी जो पीड़ा है, बट जो हमने जो पॉलिसी बनाने का काम किया है वो पॉलिसी कैबिनेट के पास भेज चुके हैं और जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी होगी उस पॉलिसी के अनुसार जो 3rd ग्रेड टीचर है उनके तबादले जल्द से जल्द किए जाएंगे। तो इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। जो हमने पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी के हिसाब से उससे आपको जो जिसके पास में मतलब कोई चारा नहीं है या कोई डिजायर नहीं है, उसको भी उनकी इच्छा के अनुसार उनके भी ट्रांसफर हो सकेंगे। तो प्रतीक जी, फाइलों के पंख भी लगे होते हैं, आप लगा दीजिए ना फाइल के पंख। कहां अटक रही है? आपकी सरकार चाहे तो किसी पॉलिसी को क्यों नहीं लागू कर सकती? जी, जल्द से जल्द हमारी सरकार जल्द से जल्द इस पॉलिसी को लागू करेगी, बहुत जल्द में। और हमने कोई ये जो तबादलों पे रोक लगाई है वो परमानेंट रोक नहीं है, ये पॉलिसी आने तक की रोक है। पॉलिसी जल्द से जल्द पॉलिसी आएगी, राजस्थान सरकार लेकर के आएगी और जल्द से जल्द जो 3rd ग्रेड टीचर है उनके तबादले। जल्द का मतलब इसी सरकार का कार्यकाल माने या फिर और कोई जल्द होगी? क्या कहेंगे? नहीं, इसी सरकार का कार्यकाल और इसी साल। मैं तो इस सरकार का कार्यकाल नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि इसी साल लेकर के आएंगे। चलिए, अच्छी बात है, उम्मीद करनी चाहिए, पर लगता नहीं है प्रतीक जी, जिस तरह से सरकार के तरीके, तौर तरीके, तेवर जो बदल रहे हैं, और खुद जो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि उनके घर पे बाकायदा चस्पा किया हुआ बोर्ड रहता है कि 3य श्रेणी शिक्षकों के तबादला प्रक्रिया फिलहाल नहीं हो रही। क्या कहेंगे मुराद अली जी सरकार के इस रवैये को लेकर? क्योंकि आप विपक्ष में हैं, जो शिक्षकों की आवाज बनने का काम होना चाहिए वो आपकी पार्टी का होना चाहिए। किसने आवाज उठाई? किसने कहा कि शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है? मुराद जी। हरीश जी, हम तो जो भावी शिक्षक तैयार होते हैं ना, उनके आंदोलन को भी सड़कों पर ले जाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और आपने भी देखा होगा अजय वित्त के मामले में विधानसभा पर लाके भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, इसी सरकार के राज में। तो आप शिक्षा के प्रति बात करें, चाहे शिक्षकों के प्रति बात करें, चाहे किसानों के प्रति बात करें, चाहे युवाओं के प्रति बात करें, ये सरकार संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन हो चुकी है। हरीश जी, मैं आपको इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। आप इस बात को ऐसे समझिए, राजस्थान को बलात्कार में नंबर 1 ले गई, राजस्थान को बेरोजगारी में नंबर 1 ले गए, राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर 1 ले गए। इनसे उम्मीद कर रहे हैं आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं? इस कांग्रेस सरकार के 30 दिन में महीने के 30 दिन होते हैं और 20 दिन दिल्ली की सड़कों पे इनके गुजरते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है मुराद अली जी कि ये मिली भगत की कुश्ती है, आप लोगों के काम हो जाते हैं, आपके नेताओं के भी तबादले हो जाते हैं, इसलिए इन शिक्षकों की सुनवाई कोई करने वाला नहीं है, न पक्ष है न विपक्ष है। मुराद जी, ऐसा नहीं हरीश जी, ऐसा नहीं है। शिक्षकों के प्रति, चाहे किसी भी वर्ग के प्रति, आज इन्होंने कहा इसी साल में ऐसा हो जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने 1 से लेकर 10 तक की गिनती बोली थी किसान ऋण माफी पर, उसी तरीके से ये तबादला नीति लेके आएंगे। तो इनकी मंशा और नियत ठीक नहीं है हरीश जी। नियत तो आपकी कौन सी ठीक थी? आपने तो मंत्रिमंडलीय कमेटी बना दी थी ना मुराद जी,
उसको लागू कर लेते, उसको आप गजट नोटिफिकेशन कर लेते, तो शायद कांग्रेस की सरकार को उसको बदलने की हिम्मत नहीं होती। मैं आऊंगा नारायण सिंह जी के पास, आऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। नारायण सिंह जी, पूरी चर्चा आपने सुनी, कांग्रेस बीजेपी के प्रतिनिधियों को भी सुना और रितु रानी जी को भी सुना, क्या कहेंगे? अभी तो जो 4 दिन पहले बात हो रही थी कि जल्दी सूचियां आने वाली है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भी आएंगी, और घरों में उम्मीदें थी महिलाओं को, खासतौर से जिनको लग रहा था, खासतौर से एकल महिलाएं जिनका जिक्र रितु रानी जी ने किया, क्या लगता है आपको सरकार के इस कदम को लेकर? शिक्षक नेता होने के नाते आप क्या कहते हैं? देखिएगा हरीश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार गलतफहमी नहीं पाले जी दिमाग की, क्योंकि 1,75,000 राजस्थान का ये कैडर है जो राजस्थान सरकार की सारी योजनाओं को घर घर ढाणी ढाणी तक पहुंचाता है। उसके साथ ये जो सोतेला व्यवहार अगर करने की कोशिश की, इसके परिणाम भी ठीक नहीं होंगे। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं, पिछली सरकार में जिस तरह से चहेतों को भाई भतीजावाद लगा करके सिटी में, शहरों में लगाया गया, हमने बड़ी उम्मीद की थी कि कांग्रेस सरकार जब आएगी इसमें परिवर्तन लाएगी किसी पॉलिसी के साथ में, और आते ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करेगी। आप देखिएगा आज 20 साल के लगभग हो गए जो डार्क जोन में हमारे शिक्षक रुके हुए हैं। क्या वो ऐसा उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया? बिल्कुल। लेकिन नारायण सिंह जी, सवाल यह भी है कि अगर सरकार ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाती तो फिर नियुक्ति पॉलिसी बनाए, ये भी कहे कि हम पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। पहले सरकार ने किया है, पहले जिला परिषदों की नियुक्तियां इसी माध्यम से होती थी। क्या कहते हैं आपकी? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। टीएसपी जोन में उसके लिए बाकायदा अधिसूचना लानी होगी, गवर्नर साहब से उसको वो करवानी होगी। इसी तरह से डार्क जोन का भी मामला, लेकिन इतना थोड़ा ना है कि आप 20-20 वर्ष तक उसमें आपने शपथ पत्र लिया था, उसमें 10 साल का लिया था, नहीं कि आजीवन उनके लिए। जी। तो मैं कहना चाहूंगा, क्या डार्क जोन के उनके शिक्षकों ने अपराध कर दिया? क्या हमारी एकल महिला, परित्यक्ता विधवा महिलाओं ने उन्होंने अपराध कर दिया कि वो अपने स्थानांतरण, वो भी विशेष करके 3rd ग्रेड के लिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए आप प्रिंसिपल्स के, लेक्चरर्स के, 2nd ग्रेड के टीचर्स के ट्रांसफर लगातार करते हो, इनके साथ में सोतेला व्यवहार क्यों? ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी आपको मजबूरी है जिसमें आप इनके रेगुलर ट्रांसफर नहीं करते हो? आपको क्या लगता है सरकार की क्या मजबूरी होगी? आप बताएं। जो भी कोई मजबूरी हो, हम तो कहना चाहेंगे कुछ भी मजबूरी हो, हमारा काम, हमारी मांग पूरी हो। यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक का ट्रांसफर सरकार को घोषित करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। और माननीय मंत्री जी से की अगर बस की बात नहीं है तो वो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने स्तर पर इस मामले को करें। लेकिन नारायण सिंह जी, कोई मंत्री चाहेगा, निश्चित रूप से चाहेगा, अपने कार्यकर्ताओं को भी ऑब्लाइज करना चाहेगा, अपने महकमे के जुड़े दूसरे लोगों को भी ऑब्लाइज करना चाहेगा। कोई मंत्री अगर इतना सख्त फैसला लेता है तो उसको क्या ये नहीं समझाना चाहिए कि वो तबादलों के झमेले में पड़ना नहीं चाहता? देखिएगा, अगर आप जब हम लोग मंत्री जी बनते हैं, जो भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बनते हैं, तो शपथ लेते हैं जी। तो अगर ऐसे झमेले को ही समझते हो तो फिर क्यों मंत्री जी के उसमें आते हो लाइन में? आना ही नहीं चाहिए। और अगर आते हो तो फिर काम कीजिएगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक कहीं भी उसके साथ सोतेला व्यवहार होगा तो ये मान के चल लें कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले तो शिकायत करेंगे, उसके बावजूद अगर नहीं होते हैं तो राजस्थान में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करेंगे, और इसका परिणाम राजस्थान सरकार को भी भुगतना होगा। ये आज के चैनल के माध्यम से मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि पूरे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लेकर के हम लोग एकमात्र शिक्षक संगठन हमारा है। सारी बातें हो गई और निकल के ये आया कि जो चेतावनी आप समझिए, इसको शिक्षक नेता कह रहे थे भी नारायण सिंह जी, कि अगर सरकार ने हल्के में लिया तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तो वो सरकार बदलने की ताकत भी रखते हैं। और ऐसा कर्मचारियों की नाराजगी समय समय पर दिखाई है। कर्मचारियों ने वोटों की जो पोर्ट लिया आपकी, उसको कम और ज्यादा करने का काम भी किया है। सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखा जाए, दूसरी तरफ आप अपने विधायकों को कहते हैं कि आप तबादलों के लिए अपनी डिजायर भेजिए। आप विधायकों को टारगेट देते हैं और उसके बाद भी जब वो शिक्षक 4 जगह भटक के आता है, अपनी एप्लीकेशन 10 जगह देख करके आता है, आप फिर हाथ खड़े कर देते हैं कि तबादले नहीं होंगे। ये कब तक चलेगा? नहीं हरीश जी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो तबादले हैं 3rd ग्रेड टीचर के जो तबादले हैं वो जल्द से जल्द होंगे, और जो हमारी जो नई तबादला नीति है उसके तहत होंगे। तो मैं नारायण सिंह जी से भी प्रॉमिस करना चाहता हूँ। तो नीति को खोलिए तो ठीक, क्या है नीति में प्रतीक जी? उस नीति में क्या ऐसा गुरु का आचार का डाला आपने कि जनता को, शिक्षकों को बहुत आनंद आ जाएगा? कुछ तो बताएं कि हमने उसमें यह प्रोविजन किया है जो निश्चित रूप से शिक्षकों की मदद करने वाला होगा। हरीश जी, जो पॉलिसी है वो कैबिनेट के पास में गई हुई है, कैबिनेट से जल्द पास होकर के वो पूरी आम जनता के सामने आ जाएगी और उसका जो लबो लबाव है वो सबके सामने आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री तो कैबिनेट बुलाना कोई भारी काम थोड़ी है प्रतीक जी। कैबिनेट तो 1 घंटे के नोटिस में बुलाई जा सकती है। कैबिनेट की बैठक भी कंपल्सरी नहीं होती, सर्कुलेट पद्धति होती है। आप सर्कुलर करके मंत्रियों के साइन करवा के उसको अप्रूव करवा सकते हैं। ऐसा अहम विषय, उसको इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? सही बात है। नहीं, हम इसको हल्के में नहीं ले रहे हैं, और जो पॉलिसी है वो जा चुकी है, और बहुत जल्द, मैं तो अभी पहले ही आपको बोल चुका हूं कि इसी साल में, इस सरकार में नहीं, इसी साल में हम उस पॉलिसी को लागू करेंगे, और जो शिक्षक
जो परेशान हो रहे हैं उनको ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम लोग काम कर नहीं कर रहे हैं, तो ये तो खुद भूल गए कि इन्होंने जाते जाते 5वें साल में जून के अंदर 3rd ग्रेड के तबादले करके गए थे। हाँ, इनको तो बोलने का हक ही नहीं है। किए थे तो आप भी कर लीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? तबादला करना बुराई नहीं है, तबादलों में भ्रष्टाचार बुराई है, उसको दूर करिए। तबादले तो होने चाहिए, आदमी अपनी इच्छा के अनुसार जाना चाहता है। आपने कहा कि आप जैसलमेर जाइए, अगले ने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 10 साल नौकरी कर लिए, अगले ने 10 साल नौकरी कर ली, उसके बाद तो उसको घर भेजिए। अरे इसी तबादलों में भ्रष्टाचार नहीं हो, इसीलिए ये पॉलिसी लाई जा रही है, और ये पॉलिसी से ये भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो तो मन मुताबिक जो लोग हैं, सुनिए, आपको याद नहीं होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था शिक्षकों के सम्मान समारोह के अंदर, और बाकायदा पूछा था कि क्या तबादलों में पैसे चलते हैं, और बाद में आपको यह भी पता होगा कि शिक्षकों ने क्या कहा, शिक्षकों ने कहा कि हाँ चलते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कमाल है, ये तो हो, मतलब उनको अचरज हुआ। तो ये क्या दिखावा था या सब कुछ जानते बूझते आंखें मूंदने का काम था, क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई दिखावा नहीं था, और यही सब चीजें जो तबादला नीति के अंदर हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा, और जो शिक्षकों को जो 10 साल से 15 साल से या उससे ज्यादा या कम समय से अपने घर से दूसरी जगह पे हैं, जो एकल महिला हैं और जो पुरुष शिक्षक हैं, उनको उनके मन मुताबिक हम लोग ट्रांसफर देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त ये ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे। चलिए, ये गंगा सब जगह बह रही है प्रतीक जी। मुराद जी जब सत्ता में थे, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तब भी खूब आरोप लगे थे, तब भी ये कहा गया था कि किसी जगह पर अमुक जगह पर अमुक व्यक्ति पैसे लेता है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है। और अभी भी ये सब खबरें थी कि कहां पर पैसों की डील होती है, और जो लोग तबादला करवा रहे हैं उनसे भी आप पूछ लीजिए। दलाल पैदा हो गए सरकार के अंदर, क्या करेंगे मुराद जी? आप चुप क्यों हैं, आपकी पार्टी चुप क्यों है? ये दलालों को दूर करने के लिए तो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं सर। तो दूसरे विभागों की सुनिए, आप शिक्षा विभाग की क्या कहेंगे मुराद जी? मुराद जी, ये पूरे कुएं में बांग बढ़ी हुई है। हाँ, वो तो हम शुरू से कह रहे हैं जी। पूरे प्रदेश को पता है कि कमजोर इच्छा शक्ति की सरकार से ज्यादा उम्मीदें ठीक नहीं है। और अगर आपने मैं तो आपके प्रश्न में बोला ही नहीं प्रत्येक जी। मुराद जी को बात कह रहे थे, मैं आपके पास भी आऊंगा, हमारे पास दूसरे मेहमान भी है, उनसे भी सुनना आपको। जी जी, आज जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, पूरे प्रदेश का इनसे से विश्वास उठ चुका है, चाहे किसी भी क्षेत्र के युवा हों। आज ये कह रहे थे भ्रष्टाचार मुक्त तबादला नीति लाएंगे। आप राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर 1 लेंगे, फिर आपसे उम्मीद कैसे करेगा युवा या ये राजस्थान का आदमी कि आप भ्रष्टाचार मुक्त तबादला नीति लाएंगे? आपने डिजायर सिस्टम चलाया, आपके विधायकों को राजी करने के चक्कर में आप पता नहीं क्या क्या अन्याय करते जा रहे हैं राजस्थान में। वो तो राज्यसभा के चुनाव के दौरान खुल गई थी पोटली तबादलों की, और चूंकि चुनाव थे, असंतुष्ट गतिविधियों की आशंका नजर आ रही थी, तो सरकार ने तबादले खोल दिए। आपको भी ध्यान है। मैं आऊंगा ऋतु रानी जी, आपके पास आऊंगा। ऋतु रानी जी, पॉलिसी बनाना कोई भारी काम नहीं है, पॉलिसी को लागू करना ज्यादा भारी है। हमारे यहाँ नियम कायदे पहले भी बने हैं, पहले पॉलिसी भले ही नहीं बनी हो, दिशा निर्देश बने हैं। हमने कहा है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को प्रायोरिटी देंगे, हमने कहा है कि जो एकल महिलाएं हैं उनको प्रायोरिटी देंगे, हमने कहा है कि जो विकलांग हैं उनको प्रायोरिटी देंगे। कम से कम इन बिंदुओं को तो ध्यान में रख के सरकार तबादले खोल ही सकती है ना। लोगों का तो कर दें। जी जी बिल्कुल, जो लोग परिस्थिति ग्रस्त हैं उनकी एप्लीकेशन तो देखें जी, है ना, उनकी एप्लीकेशन भी डिजायर पे चलेगी। तो वो बेचारे बच्चे, वो टीचर, मेरे लिए तो खैर छोटे बच्चे ही हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनकी माँ फोन कर देती है कोई कैंसर से पीड़ित है, बेटा आजा, बेटा का है, बेटा ड्यूटी देने चला गया है, बेटा आज बार सब छुट्टी नहीं दे रहे हैं, वो कैसे पहुंचे? बिल्कुल। ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने कोरोना काल में, जिन परिवारों ने कई लोगों को खोया भी। आपके रिकॉर्ड में भी होगा कि कितने शिक्षक इस पूरे कोरोना में अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी देते हुए अपनी जान से हाथ गंवा बैठे कोरोना की चपेट में आकर, ये भी आपको पता होगा। लेकिन सवाल वही है, जब बात राजनीति की आती है, बात सियासत की आती है, तबादले जब खुल जाते हैं तो शिक्षक राजनेताओं के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते हैं। क्यों नहीं शिक्षक ये फैसला कर लेते कि हम किसी राजनेता के यहां हाजिरी नहीं लगाएंगे, सरकार को प्रक्रिया के तहत तबादला करने को मजबूर करेंगे? ये तो आप संगठन चलाते हैं, ये तो आप करिए। क्यों आप जाते हैं, क्यों चक्कर लगाते हैं, क्यों इस तरह की इमेज बनाते हैं कि आप भी राजनेताओं के पिछलग्गू होते जा रहे हैं? देखिएगा, आपको बताऊं जी, सरकार एक इन 3rd ग्रेड टीचर्स के मामले में बार बार ये पॉलिसी की बात उठ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन 3rd ग्रेड टीचर्स की पॉलिसी क्यों? बिल्कुल, क्या राजस्थान का और कर्मचारी और शिक्षक सब कुछ सही हो जाता है उनका बाकी का काम? जी जी, और इनको सिर्फ पॉलिसी के नाम पे गुमराह करना या लेट करना या देर करना, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात फिर कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार की जितनी भी पॉलिसी, जितनी भी योजनाएं हैं, उसको धरातल पे लागू करने वाला ये 3य श्रेणी शिक्षक है। जी जी,
आप कोविड में ले लीजिएगा, गांव में नरेगा से संबंधित काम ले लीजिएगा, मिड डे मील से ले लीजिएगा, यूनिफॉर्म से ले लीजिएगा, आप पंचायत का, ग्राम पंचायत के कामों में सहयोग करने का ले लीजिएगा, विद्युत योजनाओं में ले लीजिएगा, जल संग्रहण योजनाओं में ले लीजिएगा। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक है। मेरा मूल सवाल सुनिए आप, मेरा मूल सवाल पॉलिटिक्स में शिक्षकों की रुचि को लेकर के भी था, जिसमें आप पार्टियों का झंडा उठा के खड़े हो जाते हैं, आप कांग्रेस बीजेपी के हो जाते हैं, इसीलिए आपको प्रताड़ित भी किया जाता है और इसीलिए आपको तबादलों में पुरस्कृत भी किया जाता है। तो इस छवि को तो बदलिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी। मैं फिर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में ये एक बहुत बड़ा गलत माहौल बना हुआ है जी। ये ट्रांसफर को लेकर के नहीं, ये राजनीति को लेकर के है। बिल्कुल। और अब आप देख लीजिएगा, पिछली सरकार में एक शर्मा जी थे, ओएसडी माननीय देवनानी जी के, उन्होंने आदेश जारी किया कि आप एमएलए को कि आप अपने यहां से 40-40 नाम भेजिएगा। बिल्कुल। और अभी भी कांग्रेस सरकार ने अभी भी वर्तमान सरकार में भी अभी हमने अभी न्यूज़पेपर में आपके अखबारों में पढ़ा है कि 400 नाम या कुछ भेजिएगा। ऐसी स्थिति में अब हम यूनियन की लीडरशिप चलाते हैं या शिक्षकों की वो नेतागिरी करते हैं, अगर हम ये कहें कि आप मत जाइएगा तो उनके पास दबाव यह आता है कि एमएलए के पास नहीं गए तो हो सकता है कि मेरे को यहां सही जगह लगा हुआ तो मेरे को यहां से रवाना कर देंगे। तो फिर आपके संगठन किस काम के हैं नारायण सिंह जी? सवाल यह है, ये आम धारणा बन गई है कि शिक्षक नेता केवल अपनी कुर्सी बचाते हैं, वो अपनी चिंता करते हैं और चूंकि सरकार उनको प्रश्रय देती है, इसीलिए फिर शिक्षकों की जो असली शिक्षक हैं, जो जिनका वो नेतृत्व करते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे शिक्षक नेता भी ऐसे नहीं है और सारे कर्मचारी यूनियन भी ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। लेकिन जहां ऐसा माहौल बन जाता है कि एक विधायक को अपना प्रार्थना पत्र दो, वहां से वो अपना नाम भेजे तो उसका स्थानांतरण होगा। अगर वो शिक्षक नेता अपने लेटर हेड पे देगा तो उसको फाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये कहां की पॉलिसी है? इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि शिक्षक संगठनों को भी लगातार कमजोर करने का काम सरकारों ने किया। कांग्रेस प्रतिनिधि प्रतीक जी से पूछूंगा, ऐसी क्या नाराजगी है शिक्षक संगठनों से, ऐसी क्या नाराजगी है शिक्षकों से और ऐसी क्या नाराजगी है शिक्षकों के परिवारों से, जो महिलाएं बस में लटक के सफर कर रही हैं, 40-40 किलोमीटर सफर कर रही हैं, 7-7 दिन में अपने घरों को लौटती है, महीनों महीनों उनके पतिदेव के दर्शन नहीं होते। उनकी पीड़ा तो सुनिए, आप अपने को रखिए, पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता हैं वो तो अपना काम करा लेंगे, लेकिन आम शिक्षक कहां जाएगा, सवाल यह है। प्रतीक जी, नहीं, आम शिक्षकों की बात करते हुए तो हम ये तबादला पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं कि जो लोग पार्टियों से जुड़े हुए हैं वो तो कह रहे हैं ना, लेकर कहां आ रहे हो आप? आ ही नहीं रहे हो तो आ ही नहीं रहे, कब आओगे आप? पॉलिसी कब लेकर आओगे? प्रतीक जी, एक चीज तो बता दीजिए कि जून में आ जाएगी, जुलाई में आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी, कुछ तो बताइए। 15 अगस्त पे डिक्लेयर मैं तो आपको बता दिया, जल्द से जल्द हमारी कोशिश है, जल्द से जल्द इसी साल के अंदर जल्द से जल्द पॉलिसी लेकर के आएंगे। और मेरी संवेदना है उन हर चीज का जवाब है जल्द से जल्द, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, शीघ्रातिशीघ्र काम होगा। सरकारों के पास प्रतीक जी जवाब यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। कल अचानक जब चैनलों पर चला जी कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे और इंटर जो डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होंगे जी, तो बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा ऐसा लगा कि ये कोई मजाक का हमारे साथ हुआ है क्या? क्यों नहीं होंगे? कोई कारण नहीं, ना कोई नोटिफिकेशन ना कोई ऑर्डर, हाँ केवल नोटिस बोर्ड पे चस्पा, नोटिस बोर्ड पे चस्पा। तो मैं राजस्थान सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन ये करना चाहूंगा, इस तरह का सूचना बाकायदा आप ऑर्डर जारी करके करें तो ठीक रहेगा, उससे पता तो लगे भाई क्यों नहीं किया जा रहा है। पहले एक प्रवृत्ति होती थी सरकारों की राज्यादेश जारी करने की, आज भी राज्यादेश होते हैं तबादलों के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो राज्यादेश भी उन लोगों तक के लिए नहीं होते जो पहुंच जो है, जिनकी सियासतदानों तक पहुंच नहीं होती, वो कैसे करा पाएंगे? देखिएगा, आपको बताऊं सर, मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑर्डर, जी ऑर्डर, हर सरकार अपनी जब पार्टी आती है तो अपने लोगों को कुछ ना कुछ करती है, उपकृत करती है, कार्यकर्ताओं उपकृत करती है। बिल्कुल, ये उनका एक स्पेशल वो होता है और इसमें कोई वो दोहराई भी नहीं है। कोई भी सरकार आएगी तो अपने लोगों को कुछ ना कुछ उपकृत तो करेगी, लेकिन उनको आप उपकृत कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, वो एक अलग इश्यू है आपका। लेकिन ये बाकी का जो कैडर है, जिसकी इतनी बड़ी संख्या है, जो आपका सहयोगी है, जो आपके हर काम में वो देता है, उनके साथ में मजाक करना, ये उनके साथ में इस तरह से अचानक आदेश ये चैनलों पे चल जाना कि उनके तबादले रोक दिए गए हैं, क्यों? अगर ऐसा ही ये कैडर 1,75,000 कैडर आपकी कोई योजना के बारे में कह दे कि इस कार्य को हम नहीं करेंगे, तो आपको इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? नारायण सिंह जी, देखिए, सवाल केवल थर्ड ग्रेड शिक्षकों का नहीं है, सवाल पूरी शिक्षक कम्युनिटी का है और मैं तो कह रहा हूं पूरी कर्मचारी कम्युनिटी का है। अगर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती है तो आप तो सक्रिय है ना, आप ट्रैप कराइए ना ऐसे लोगों को, जो दलाल, तबादलों के लिए दलाल जो घूमते रहते हैं सत्ता के गलियारों में, उनको आप लोग क्यों नहीं रख पाते? बिल्कुल आपकी ठीक बात है। दलाल, देखो, दलाल हर विभाग में, हर यूनिट में, क्यों मैं राजस्थान के कर्मचारी महासंघ का भी प्रवक्ता हूं मैं, तो
हर जगह हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो ट्रांसफर कराने वाला होता है, मैंने एक बार पहले भी डिबेट में यही बात उठी थी, सीएम साहब ने ये कहा था, जी। तब मैंने कहा था कि जो ट्रांसफर कराने वाला है वो इस चीज को जाहिर नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता है? वो इसलिए करता है कि जो ही मैं अगर जाहिर करा तो मेरा होने वाला काम रुक जाए। नहीं होगा। बिल्कुल सही। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शिक्षा के जब अधिवेशन जो सम्मेलन था उसमें ये बात रखी, मैंने खुद ने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा भी की थी कि उन्होंने इतना बड़ा दिल रखा, इस बात को सबके सामने खोल करके कहा है। और हमें एक बड़ी उम्मीद थी कि वो एक अच्छी योजना लाएंगे, अच्छी पॉलिसी लाएंगे, लेकिन उस समय को निकले आज 6 से 7 महीने हुए होंगे। वो तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है नारायण सिंह जी कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे जो विभाग हैं उनमें भी भ्रष्टाचार नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। ऋतु रानी जी हमारे साथ है। ऋतु रानी जी, तमाम जगह पॉलिसीज बनी हुई है दूसरे राज्यों में भी, और जिन राज्यों का अध्ययन किया हमारी कांग्रेस के जो पूर्व डायरेक्टर थे कांग्रेस सरकार के दौर में भी, जो ओंकार सिंह, उन्होंने अध्ययन करके पाया कि 5 जिलों में 5 राज्यों में जिस तरह का अध्ययन था, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं मैं आपको। उत्तर प्रदेश में 5 जिलों का विकल्प आप दे सकते हो और आपको तबादले 5 जिलों में से किसी भी इच्छित स्थान पे आराम से हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये भी कहा गया है कि दूसरे जिले में जाते ही आपकी जो सीनियरिटी है वो खत्म हो जाएगी, ये भी कहा हुआ है। कई ऐसी पॉलिसीज है। पंजाब में मार्क्स तय है बाकायदा, और पंजाब में 15 मार्क्स तो उन शिक्षकों के लिए है जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ाते तो हैं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को, और नौकरी करते हो सरकारी स्कूल में, और उसके बाद कहते हो कि सरकार तबादला नहीं कर रही है हमारा। क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि जो लोग दूर दराज में बैठी हैं महिलाएं, वो तो उनके बच्चे तो उन्हीं के स्कूल में पढ़ रहे हैं, और लगभग क्या है, मेरे बच्चे तो खैर बड़े हो गए, लेकिन लगभग कोशिश यही करते हैं कि प्राइवेट स्कूल की जो मार है उसको वो सहन कर नहीं पाते हैं। तो कोशिश रहती है उनकी, लेकिन बड़ी क्लासों में जाने के बाद तो वो प्राइवेट में ही जाते हैं। तो करें तो कोशिश के, लेकिन अब करें तो नहीं, पर अगर ये 15 अंक का प्रोविजन जो सरकार ने कर रखा है दिल्ली पंजाब के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ भी कर देना, तो आपके यहाँ कर सकते हैं अगर आप बच्चों को पढ़ाएं तो। ये तो होना चाहिए ना, आप भी कोशिश करें। आपके स्कूल जब सुधरेंगे जब आपके बच्चे भी उन स्कूलों में पढ़ेंगे। सर स्कूल तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक शिक्षक के ऊपर क्यों लागू? राजस्थान का IAS ऑफिसर है, बिल्कुल कलेक्टर है, SDM है, तहसीलदार है, उन पर लागू क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर एक कलेक्टर का बच्चा हमारे स्कूल में है, उसकी स्थिति उस स्कूल की तुरंत सुधर जाएगी। चलिए प्रतीक जी के पास आता हूं। प्रतीक जी, एक झुंझुना और पकड़ा रखा आपने प्रदेश के शिक्षा तंत्र को लेकर के, और वो झुंझुना है अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। जो स्कूल चल रहे हैं आपके हिंदी माध्यम में, उनमें हिंदी ठीक से नहीं पढ़ रहे बच्चे, अंग्रेजी के आप खोल रहे हैं, अच्छी बात है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप तैयार स्टाफ के साथ खोलिए, आप संसाधनों के साथ खोलिए। लेकिन आपने क्या किया, सरकारी स्कूलों को कन्वर्ट कर दिया हिंदी माध्यम वालों को अंग्रेजी माध्यम में। और राजधानी के हालात देखें आपने, लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, आपको आदेश ये करना पड़ा कि अब हम कॉमन स्कूल चलाएंगे। तो इस नीति को तो क्लियर करिए। एक तरफ मुख्यमंत्री सदन में घोषणा करते हैं विधानसभा में कि हम अलग cadre बनाएंगे शिक्षा विभाग में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का, और दूसरी तरफ आप जो है संविदा पर नियुक्ति की बात करते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, हमने जो मुख्यमंत्री जी ने जो बोला था विधानसभा में, तो हमने अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल है उनके लिए अलग टीचर के लिए काडर बनाया है। तो फिर वो गेस्ट फैकल्टी क्यों बन रही है? फिर गेस्ट फैकल्टी क्यों बन रही है प्रतीक जी? अगर काडर बनाया था तो पहले काडर बनाइए, पहले भर्ती करिए, शिक्षकों को तैयार करिए, और उसके बाद अपॉइंट करिए। कौन मना करता है? जब तक भर्ती नहीं होती तब तक पढ़ाने के लिए टीचर तो चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोग तभी तक के लिए जो आपके जो टेंडर पे टीचर है वो लेने की बात करें। दूसरी बात, हमें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये कदम उठाने ही पड़ेंगे। हम सभी को पता है कि अंग्रेजी तय करिए ना आप प्रतीक जी। हम कह रहे हैं शुरू से कि हम खिलाफ नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि आप वो बच्चे जो कच्ची बस्ती में रहने वाले हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से कह लिखना सीखा है, उनको आप ये कह रहे हो कि आप अंग्रेजी में पढ़िए। आप एक स्तर बनाइए बच्चों का। आप बच्चे जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं उनको अंग्रेजी माध्यम पढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं कि आप पढ़ाएं, लेकिन उसको मापदंड तय करिए। पढ़ाना शुरू करेंगे तभी तो उनका लेवल बनेगा ना। जब पढ़ाना शुरू करेंगे, आप पढ़ाना शुरू करें नहीं उससे पहले आप उनका लेवल बना दीजिए। तो हमने जब स्कूलों को कन्वर्ट किया है और उसके अंदर अब हमने उसमें चलिए बिना शिक्षकों के वो पढ़ना भी चालू कर देंगे। शिक्षक आपके स्कूल में है नहीं, जो स्कूल है उनमें पूरे शिक्षक पहले ही नहीं है, और उनको आपने पहले खाली कर दिया। पहले पिछली सरकार ने किया कुछ स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर, और अब आपकी सरकार पहले तो यह दावा कर रही थी कि हम मर्ज स्कूलों को वापस रीओपन करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। मुराद अली जी, क्या किया आपने? भी कम नहीं किया अपने कार्यकाल के दौरान। आपने भी जो समानीकरण के नाम पे किया, उसकी समस्या को आज तक शिक्षक भुगत रहे हैं। वो उस स्थान पर नहीं है जिस स्थान पर उनको रहना चाहिए था। क्या कहेंगे? जी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां पर किसी भी वर्ग के लिए विशेष प्रयास नहीं किए गए हों।
लेकिन आप इनका जो भी बोल रहे हैं, शिक्षा नीति पे भी बात कर रहे थे प्रतीक जी, आप विद्या संबल योजना का अभी देख लें, जिस तरीके से इन्होंने घोषणा की, बिना तैयारी के घोषणा है, रिट का एग्जाम घोषित नहीं हुआ, उससे पहले विद्या संबल योजना, इनके शिक्षकों के जो शिक्षा के प्रति और शिक्षकों के प्रति रुझान को इनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया था कुछ दिनों पहले पूर्व राजस्थान को, किस तरीके से नाती का भाड़ा शब्द उच्चारित हुआ, ये आपके सामने देखा, पूर्व राजस्थान ने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहा इसका प्रतिवाद जो है आप लोगों ने किया, बाद में उन्होंने व्याख्या भी की कि नाथी का बाड़ा क्या होता है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि इस तरह के संबोधन शिक्षा मंत्री को नहीं करने चाहिए थे। किस तरीके से बिल्कुल, हम साथ आपके, हम कह रहे हैं कि उनको नहीं करना चाहिए था, शिक्षा के प्रति। बिल्कुल जी, तो इनका कांग्रेस का रवैया बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस को तानाशाही पूर्ण तरीके से सरकार चलाने की आदत है, लेकिन ये अभी इस वक्त इनकी मुश्किल ये है कि बड़ी दिव्यांग सरकार इनको मिली है, तो विधायकों की संख्या पर इनकी नजर है और किसी चीज इनको कोई चीज नजर नहीं आ रही है। अरे जी, तो सवाल सिर्फ इतना है कि कोई विधायक नाराज हो गया तो आप शिक्षा नीति की बात कर रहे हो, तो पूरे राजस्थान का तस्वीर बदल देंगे। इनको सिर्फ विधायकों की और डिजायरों पे, अब विधायकों की डिजायर के बिना ये तबादला करके दिखा दे, इनको विधायकों को राजी करना है इन प्रकार है। ये किसी भी रूप में ना तो कोई तबादला नीति लाने वाले और विधायकों को राजी किए बगैर किसी भी प्रकार का कोई अध्यादेश सर्कुलर जारी करने की हिम्मत नहीं सरकार में। बड़ी कमजोरी। मैं नारायण सिंह जी के पास आता हूँ, मैं आता हूँ आपका लौट के आऊंगा। नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं। नारायण सिंह जी, आपने शुरू में भी कहा कि शिक्षक जो है बहुत अहम कड़ी है इस समूचे सिस्टम की, और शिक्षक अगर इस तरह खपा रहेंगे तो वो अपने अंदाज में सरकार को उसके नतीजे भी दिखा देंगे। लेकिन सवाल मैं वो बार बार वही कर रहा हूं कि आखिर में सरकार पर आप किस तरह का दबाव बनाएंगे कि वो जो मूल शिक्षक है, जो गली कूचे में रहने वाले शिक्षक हैं, दूर दराज जो नौकरी करने वाले शिक्षक हैं, उनको उनके अधिकार मिल सके, क्या दबाव बनाएंगे? देखिएगा जी, सबसे पहला काम होता है कि राज्य के मुखिया को इसकी सूचना देना। जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को इस मामले में सबसे पहले उनको सूचना देंगे कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और हमें ये उम्मीद है कि उनकी जो नीति है, जिस तरह से वो हर वर्ग के लिए सोचते हैं, तो हम आशा भी करते हैं कि उस मामले में गंभीरता से विचार करके हो सकता है जल्दी ही डिसीजन ले लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो हमारा राजस्थान के जितने भी तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं पूरे राज्य में सबसे पहले हम लोग मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग के बाद में निर्णय लेंगे बड़े आंदोलन की। तो वो 85,000 जो आवेदन पहली बार हुए थे पिछली बार, वो तो खारिज हो गए, अब फिर 85,000 आवेदन मांग लेगी सरकार, फिर आप क्या करोगे? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो मजाक किया जा रहा है ना, ये जो मजाक किया जा रहा है माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी भारी पड़ेगा और राजस्थान सरकार को भी भारी पड़ेगा। ये मैं आपके मंच इस चैनल के माध्यम से बार बार चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षक एक वो वर्ग है जो सरकार की हर योजनाओं का घर घर तक उसका संबंध होता है। अगर उसके साथ में सोतेला व्यवहार किया गया है या उसके साथ में इस तरह का व्यवहार किया गया कि उसको अपनी बात कहने का अधिकार है, उसको सुना नहीं जा रहा है, यानी कि उसके ट्रांसफर की एक बात है, ट्रांसफर की मांग को हर कोई क्यों करेगा अगर वो सही है तो, लेकिन उसकी बात को सुना नहीं जा रहा है तो वो आपकी योजनाओं के साथ साथ में दूसरी योजनाएं भी चला सकता है। मैं आपको इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचेगी। ये हमने जो चर्चा की है वो भी इसी मकसद से की है कि शिक्षकों की जो अहम समस्याएं हैं। लेकिन मैं आप वापस आना चाहूंगा ऋतु रानी जी के पास, खासतौर से एक महिला शिक्षक, एक एकल शिक्षक, उनकी समस्याओं को हमारे दर्शकों के सामने खुलासा करें कि वो किन परिस्थितियों में नौकरी करने दूर स्थान पर जाती होगी और तबादलों की उनकी जो मंशा है वो पूरी नहीं होने पे उनको किस तरह के संकट सामने आ रहे होंगे। जी, मेरी आंखों देखी घटना है जी कि एक महिला है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, वो महिला वैशाली नगर से चली, शिवदासपुरा से आगे उसकी पोस्टिंग है जी जी, और उसके छोटा बच्चा है और घर में कोई है नहीं, उसके हस्बैंड की फौज में सर्विस करता है वो जी जी। अब वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव पूरी करने के बाद जब उसकी खत्म हुई तो वो बच्चे को मैंने उसको स्कूटर पे अपनी चुन्नी से बांध कर ले जाते हुए देखा। तो आप सोचो कि वो कितना दर्दनाक हाल होगा अगर चुन्नी खुल जाए, बच्चा गिर जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जी जी, बिल्कुल बहुत अहम सवाल आपने उठाया। लेकिन सवाल यह कि जब सरकारों के कान बंद हो, सरकारों की आंखें बंद हो, तो फिर जवाब हम सिर्फ प्रतीक जी से मांगेंगे कि आखिर में जो जिस तरह का दृष्टांत दिया है, जिस तरह का उदाहरण दिया ऋतु रानी जी ने, क्या कहेंगे ऐसी शिक्षकों की पीड़ा कौन सुनेगा? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही दर्दनाक चीज है जो अभी बताई है इन्होंने। हम लोग पूरे तरीके से संवेदनशील है। नारायण सिंह जी को और आपकी जो शिक्षिका है उनसे मैं वादा करता हूँ हमारी सरकार जल्द से जल्द शिक्षा नीति लेकर के आएगी और जल्द से जल्द जो तृतीय श्रेणी के जो इस पूरी चर्चा में प्रतीक जी ने कम से कम 20 बार जल्द से जल्द बोला होगा और हमें सोचते हैं कि सरकार के मंत्री बीडी कल्ला इस जल्द के जल्द को और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आगे करेंगे देखना। देखिएगा जी, आवाज हमारे पूरे शिक्षक वर्ग के लिए उठती है। बिल्कुल जी, अब वो सिटी में हो चाहे ग्रामीण में हो। अब जब ये कहते हैं कि पॉलिसी लाएंगे
आप पॉलिसी क्या लाओगे, आपकी ब्यूरोक्रेसी उस पॉलिसी को पहले फेल कर देती है। बिल्कुल। इसलिए कर देती है ना कि उनके अधिकांश रिलेटिव, वो अधिकांश जानकार शहर नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी पूरी नौकरी ली गई, मैं खुद 25-27 साल से ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी कर रहा हूं, पूरी जिंदगी निकल गई, वो अपना आवेदन करते हैं, पता नहीं उनका आवेदन कहां शहर में आने के लिए कहां गायब हो जाता है। और आपको यह भी ध्यान होगा नारायण सिंह जी कि सचिवालय में तो बाकायदा व्यवस्था कर रखी है कि सचिवालय के कार्मिक का परिजन अगर शिक्षक है तो वो जयपुर से बाहर नहीं जाएगा। आपको ये भी ध्यान होगा। बिल्कुल है, ये सरकार को, ये तो उनको सोचना चाहिए कि ऐसा सचिवालय क्यों, वो एक शिक्षक को भी देना चाहिए क्या उस शिक्षक का अगर परिवार शहर में है तो उसको भी यहाँ से जयपुर से बाहर नहीं जाएगा। वो इंसान नहीं है या वो कार्मिक नहीं है। ये तो सरकार को बहुत गंभीर बातें हैं और मुझे लगता है कि जो चर्चा में सामने आ रही है उसमें बीडी कल्ला जी को भी सुनना चाहिए और आपके मुख्यमंत्री जी को भी सुनना चाहिए और आपके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जो खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं उनको भी सुननी चाहिए। और वो नहीं सुन रहे तो आपको सुनाना चाहिए उनको। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी जो मुद्दे हैं वो हम लोग मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, पॉलिसी को लाने पे बिल्कुल एकमत है और वो लाना चाहते हैं जिससे जो थर्ड ग्रेड टीचर है उनके तबादलों को जल्दी से जल्दी उनको तबादला मिल सके और वो अपनी मनपसंद जगह पे जो उनको जो प्रॉब्लम हो रही है, जो अन्य दूर दराज इलाके में है, वो प्रॉब्लम उनकी दूर हो सके। आपके जवाब में जल्द से जल्द के अलावा कोई जवाब नहीं है मुराद अली जी। मुराद अली जी बात आपसे करूंगा। प्रतीक जी जो कह रहे हैं, प्रतीक जी कह रहे हैं वो कांग्रेस की बात कह रहे हैं, अगले साल करेंगे उसके अगले साल करेंगे। जल्द से जल्द बताइए ना, कोई तो तिथि दीजिए। आप 15 अगस्त से दे दीजिए, मैडम कर रही है ऋतु रानी जी कि 15 अगस्त को आजाद कर दीजिए शिक्षकों को। एक बात और बोलूंगा मैं जी। मुराद अली जी तो मुराद सिंह जी को तो कोई मोराल ही नहीं है बोलने का। इन्होंने तो 5वें साल में तबादले किए थे, हम तो फिर भी अभी उन तबादले की नीति करके तबादले करने के लिए आपने तो 2 बार कर दिए होंगे 3 साल में। आपने तो 2 बार कर दिए होंगे 3 साल में। ऐसा है सुनिए हरीश जी, जी। जल्द से जल्द इसलिए बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सरकार की विदाई तय करने का समय आ गया है। ये राजस्थान की जनता देख चुकी है। और आज जो भी नारायण सिंह जी कह रहे थे, आपने जो भी सचिवालय वाली जो बात बताई, देखिए सरकार हम कह रहे शुरू से कांग्रेस तो सचिवालय वाली तो आपके राज्य में भी थी। आप जब शासन में थे मुराद अली जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ये कहती थी सचिवालय कर्मचारियों के, अधिकारियों के अगर उनके परिजन, उनकी पत्नी, उनके पतिदेव अगर जयपुर में है तो उनके तबादले नहीं होते थे। अभी नीट का एग्जाम हुआ हरीश जी, प्रथम पारी में 2 मिनट लेट आने वाले छात्र को इन्होंने एंट्री नहीं दी और सेकंड पारी में 2:15 बजे तक एंट्री दी। यह है दोगलापन सरकार का। तो इस सरकार को अभी ये बता रहे थे बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है, मैं कह रहा हूँ संवेदनहीन है। अभी ऋतु रानी जी का जो उदाहरण देखा, आप अगर उससे भी सबक नहीं ले पाए, अपने आप को पारदर्शिता और संवेदनशील सरकार बताने वाले कम से कम गिरबान में झांक। चलिए पूरी चर्चा हो गई, हम तो आपसे ये समझना चाहते हैं, एक लाइन में बताइए कि समाधान क्या हो, फिर मैं सबके पास आऊंगा। एक लाइन में बताइए क्या समाधान है, शिक्षकों की बात कैसे, उनकी जो मांग है उस पर अमल हो, क्या कहेंगे जी? मजबूत इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी जरूरत है हरीश जी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है पूरे राजस्थान, पूरे देश जी। समय कम मुराद जी, प्रतीक जी क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? फिर मैं दोनों शिक्षक प्रतिनिधियों के पास आऊंगा। क्या करना चाहिए आपकी सरकार को? करना तो यही है कि कैबिनेट उसको मंजूरी देगी और हम बहुत जल्दी अपनी बात शिक्षकों की बात कहें कि आखिर में सरकार को क्या करना चाहिए। देखो सीधा सा समाधान यह है, अगर आपकी पॉलिसी नहीं बनती है तो भी ट्रांसफर करें। पॉलिसी बनती है तो ट्रांसफर करना ही करना है, अगर नहीं बनती है तो आप ट्रांसफर करें। इसमें किसी प्रकार का बहाना पॉलिसी का नहीं। कुछ तो सुझाव आप भी दीजिए ना, ट्रांसफर आप करिएगा, कुछ तो आप भी बताइए कि इन बिंदुओं पे करिए आप तबादले। आप केवल चेताने का काम कर रहे हैं, आप केवल ये कह रहे हैं कि हम सरकार को दिखा देंगे। आप सरकार को ये भी तो दिखाएं कि सरकार, आदरणीय सरकार, आप ये किन लोगों के तबादले तो करिए, ये तो आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 30, 25, 27, 30 साल से ग्रामीण क्षेत्र में अपने जयपुर से या आसपास के गांव शहरों में आना चाहते हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा एक बात। दूसरा आप ये ध्यान दीजिएगा अगर विकलांग है, परित्यक्ता है, कैंसर पीड़ित है, उन लोगों को तो आप बिना किसी पॉलिसी, बिना किसी सिस्टम के उनको तो अपने बिल्कुल लाइएगा। ये तो एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, मानवीय पहलू है। बिल्कुल विकलांग है, वो आपको आवेदन करने आता है, उसमें भी उसकी बेचारे के पैरों से चला नहीं जा रहा है। ये मानवीय मुद्दे हैं, ये तो उनको तो आप तत्काल करिएगा। आप किसी पॉलिसी की जरूरत ही नहीं है उसमें तो। और खासतौर से जो एकल महिलाएं हैं, बिल्कुल विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, जो बेचारे आपके बच्चों के साथ में रहना चाह रही हैं, आप उसमें किसी फाइनल कंक्लूजन ऋतु रानी जी का लेना चाहूंगा। ऋतु रानी जी आपके पास 1 मिनट है, पूरी बात कहिए। केवल यही है कि स्टैटिक पैटर्न जब किया गया, काउंसलिंग में अध्यापक गए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की सारी पोटली खोल दी गई। शहर का एक भी स्कूल उसमें शो नहीं किया था, जब तक कि शहर के स्कूलों में बहुत सारी वैकेंसी, बहुत वैकेंसी, आज भी शहर खाली पड़ा हुआ है। अध्यापकों का बात जो रहा है कि ट्रांसफर हो तो हमारे बच्चों को गुरु मिले, वो उनको अध्ययन कराएं। अब स्कूल में 350 टीचर, 350 बच्चे और
5 टीचर। अब आप ये बताओ कैसे शिक्षा का लर्निंग गैप पूरा एकल शिक्षक भी होंगे, एकल शिक्षक है, 2 हैं, लेकिन वो लर्निंग गैप को कैसे पूरा करेगा? बीएलओ का काम आ गया आज था। शिक्षा मंत्री जी एक कार्यक्रम में थे, उनका कहना था कि जहां न्यूनतम छात्र संख्या है उनको छोड़ के कहीं भी एकल शिक्षक नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। एकल शिक्षक क्या 2 जने रहे, 1 जना रहे, एक को बीएलओ बना दिया तो एक ही रह गया ना, वो डांट देने भी जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। आभार आप सबका, क्योंकि सरकार है और सरकार जो चाहे कुछ भी कर सकती है। वो चाहे तो फाइलों के पंख लगा सकती है और वो चाहे तो किसी भी काम को अटकाने का काम भी कर सकती है।